बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का जो जेल ट्रायल है उसे कलअदम करार दे दिया गया है। बड़ी अहम कामयाबी करार दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से। इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। और फिर इसके साथ साथ खबर मानेका का जो इंटरव्यू है उसने हलचल मचा दी है। मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिसको अवाम जो है वो मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करे या पार्टी चेयरमैन मुंतखब करे, तो क्या अवाम का ये हक नहीं है कि वो उनके जो ज़ाती औसाफ हैं, जो ज़ाती ज़िंदगी है, उससे मुतल्लिक सवाल करें और उन्हें पता होना चाहिए कि इनकी ज़ाती ज़िंदगी क्या है। इसके साथ साथ हम फिर बात करेंगे पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तनकीद जो है बढ़ती जा रही है। एक तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तनकीद है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ की आज पेशी थी और फिर उन्होंने मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात की है जो बड़ी इंतहाई अहमियत की हामिल है। तो इस समय हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे पैनल में मौजूद होंगे पीपल पार्टी के इंतहाई अहम रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब, हम उनसे बात करेंगे। फिर हमारे साथ मौजूद होंगे जहांगीर जदून साहब, सीनियर वकील हैं, उनसे बात करेंगे। माजिद निज़ामी हमारे साथ होंगे और नज़ीर लगारी साहब से बात करेंगे कि आखिर ये सियासत जा किस तरफ रही है। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बताइएगा कि जो ओपन कोर्ट ट्रायल है या जेल ट्रायल है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि बड़ा अहम रिलीफ मिल गया है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को। क्या कहा जा सकता है जी, उन्हें अदालत ने रिलीफ दिया है। खान साहब को तो अदालतें हमेशा रिलीफ देती रही हैं, पहले भी कितना अरसा तक तो उनको ब्लैंकेट में सारे रिलीफ मिलते रहे। और ओपन ट्रायल अगर अदालत समझती है कि उनको कोई खतरा नहीं है और उनकी सिक्योरिटी का मसला नहीं है, बिस्मिल्लाह फाबिहा, क्या फर्क पड़ेगा। वही जज होंगे, जज साहब ने बैठ के फैसला करना है। उन्होंने दोनों तरफ के केस को सुनना है और फैसला करना है। लिहाजा मेरी नजर में तो कोई बड़ा फर्क नहीं आएगा। चलें, कायरा साहब ये भी फरमाइएगा कि पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो है वो बड़ा ही तनकीद कर रहे हैं नवाज शरीफ पर और उनके जो सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं कि नवाज शरीफ जो है वो चुपके से अपना काम किए जा रहे हैं और पीपल पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो सर वो जलसे भी कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो मौजूद है आपके पास, तो फिर ये ऐसी तनकीद क्यों सर? हम तो जो कह रहे थे वो तो अपनी जगह, लेकिन जब मियां साहब पाकिस्तान तशरीफ ला रहे थे और फिर उनका सफर शुरू हुआ लंदन से, वहां से उनको जिस तरह सी ऑफ किया गया पाकिस्तानी एम्बेसडर साहब ने, और उनको जो सलूक उनके साथ अभी तक चल रहा है रियासती इदारों का, उसके ऊपर मीडिया ने बहुत सारे सवाल उठाए। खुद हमने नहीं उठाए, मीडिया ने बहुत सारे सवाल उठाए। तो ये सवाल हमारी राय में उनको एक खास फेवर दी जा रही है, उनके लिए एक खास हमदर्दी क्रिएट की गई है। ये नहीं होनी चाहिए। सब जमातों को सर फेवर कौन दे रहा है? मिलना हमदर्दी तो चाहिए। अवाम की उनके साथ है ना, उनके वर्कर उनके साथ हैं। फेवर कौन दे रहा है? लेवल प्लेइंग फील्ड तो मौजूद है। कायरा साहब, आपने मीडिया ने सवाल उठाया था कि कोई दे रहा है। तो सर वो भी तो आपको भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड आपके पास है ना सर, जलसे कर रहे हैं जो है वो तो क्या बिलावल आपका साहब। ख्याल है, आपका क्या ख्याल है कि जलसे बंद हो जाए तो लेवल प्लेइंग फील्ड होती है? अगर रियासत किसी एक तरफ खड़े होकर उसको सपोर्ट फराहम कर रही हो, जलसे तो हम जियाउल हक के दौर में भी कर रहे थे, जलसे तो हम बीबी शहीद के साथ भी कर रहे थे, जलसे तो हम उस वक्त भी कर रहे थे, हम इलेक्शन उस वक्त भी जीत के आए थे जब हमारे पेट्रियाट बना दिए गए, जलसे तो हम उस वक्त भी कर रहे थे जब हमारे रास्ते मसदूद करके हमें 14 सीटों तक महदूद कर दिया गया था। तो जलसे करने से तो आपका लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता। लेकिन लेकिन कायरा साहब ये भी तो है ना कि एक तरफ बिलावल साहब तनकीद कर रहे हैं और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब या उनका कोई भी जो लीडर है वो जवाब नहीं दे रहा। आज भी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम जो है वो ये सियासी चपकच नहीं चाहते और प्यार मोहब्बत की जो है वो सियासत करना चाहते हैं मुल्क के अंदर। तो फिर क्यों एक तरफ से जो है वो तनकीद की जा रही है, दूसरी तरफ से जवाब नहीं आ रहा? तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्या हमने को गाली गलौज कर दी है? अगर हम एक मुखालिफ जमात को जिसके साथ हमारा इलेक्शन में सर कंपटीशन है, महंगाई लीग, सर महंगाई लीग, कभी लाडले का खिताब, कभी कोई खिताब, तो तो लाडला कोई आपने नहीं कहा, मैंने तो उस पर पूरी वजाहत की है ना कि सारे मीडिया ने पहले कहा, बाद में हमने कहा। तो ये तो वो लफ्ज है जो इस सिस्टम के अंदर रहते हुए मुहज़्ज़ब सी तनकीद है। हाँ, मियां साहब के बारे में हमने जो भी बातें की हैं वो दायरे के अंदर हैं। अगर हम कह रहे हैं महंगाई लीग
हो सकता है आपकी राय दुरुस्त हो, मुस्लिम लीग समझे कि हम ज्यादती कर रहे हैं, तो हम जो कह रहे हैं कि उनकी पॉलिसीज की वजह से हुआ, उनकी हुकूमत में हम शामिल थे, लेकिन ये हमारा तर्ज तखातुब है। आपको पसंद ना होगा, मुस्लिम लीग को ना होगा, तो ये हमने माजी के जाके तर्ज अमल को अख्तियार किया है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मीडिया असल में जिस ऐनक से हमें देख रहा है वो ऐनक है कि हम 14 महीने 16 महीने हम हुकूमत में इकट्ठे थे। उस वक्त भी हम कह रहे थे कि हम सर जब ये हुकूमत में रियलिटी है, नहीं। कायरा साहब, ये तो रियलिटी है, आप थे हिस्सा सर, इसको डिनाई कैसे मेरे कर सकते अजीज, हैं? मैं डिनाई नहीं कर रहा यार। मैं मुझे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं बलोच साहब जानता हूँ, मैं उसका बल्कि ज्यादा हिस्सा था जी उसका। जी जी। सवाल यह है कि मैं, आप हमें जिस ऐनक से देख रहे हैं वो ऐनक ये है कि हम हुकूमत में थे तो हम आपस में बड़े अच्छे थे, बड़े दोस्तियां थी, बड़े गपशप थे। आज क्यों ऐसा नहीं है? आज अच्छा। अगर तनकीद कर रहे हैं तो क्यों है? राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, अच्छा कहा, बिस्मिल्लाह, अच्छी बात है, जो कोई अच्छी बात कहे ऐसी करनी चाहिए। लेकिन ये भी है कि आप सियासी माहौल में होते हैं तो आप अपने मुखालफ की तनकीद करते हैं, आप उसके तर्ज अमल के ऊपर, आप उसकी पॉलिसीज को हद पे तनकीद बनाते हैं, लेकिन दायरे के अंदर है। मतलब सर ये सियासत तो का बिना हिस्सा नहीं है। ख्याल के बलावल मतलब ये साहब ने या सियासत का मेरी हिस्सा है जमात के सर। किसी फर्द ने भी। मतलब सर ये सियासत का हिस्सा है कि अवाम के सामने तनकीद की जाए और फिर बाद में अगर कोई सियासी इत्तेहाद बने तो फिर जो है वो पीडीएम बना ली जाए या मिल बैठ लिया जाए। यार मुझे हैरानगी है मेरे अजीज, मुझे हैरानगी है आप सबसे। दुनिया भर में पार्लिमानी निजाम के अंदर मुतसादम कुव्वतें, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने वाली कुव्वतें ही, ठीक एक है। दूसरे की अपोजिशन ही हुकूमतों में इकट्ठी होती है ठीक है। और फिर अपोजिशन में एक दूसरे के खिलाफ भी होती है। ये कोई अचंभे की बात नहीं है। आप हमें पता नहीं कौन से आफाकी असूल सिखाना चाहते हैं। ये सारी दुनिया का मुरव्वज जमहूरी तरीका है। क्या हम तलवारें निकाल के बैठ जाएं कि अब एक दफा नाराजगी होगी, बस अब नाराजगी है? नहीं हम क्या ये कबायली तर्ज अमल में चले जाए? बिल्कुल कायरा साहब, ये अच्छा तर्ज सियासत है कि सियासत जो है वो जो है वो तनकीद की हद तक होनी चाहिए, कोई गालम गलूच या तलवार की वाकई नहीं सियासत होनी चाहिए। सर ये फरमाइएगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो जलसे कर रहे हैं, पहले सिंध में उन्होंने जलसे किए, अब केपी में जलसे किए, तो बयानियाँ क्या लेके आ रहे हैं? वही बयानियाँ कि हम आएंगे तो मसाइल हल हो जाएंगे। इससे पहले पीडीएम की गवर्नमेंट का हिस्सा थे तो उस वक्त भी यही सवाल होता था और कहते थे कि मसाइल जो है वो हल होंगे, तो मसाइल अवाम की तो वहीं के वहीं है सर। तो वही के वही तो नहीं है, ये कम हुए हैं, ज्यादा हुए हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का एक खासा है। दो तरीके होते हैं आवाम के साथ मुखातब होने में। जी। एक है कि हम अगले इलेक्शन में अपना मैनिफेस्टो दे रहे हैं जो आइंदा चंद दिनों में आ जाएगा, और उसके जरिए हम कौम को बताएंगे कि हमारा क्या मुस्तकबिल का मंसूबा है, हम पाकिस्तान के अंदर किस किस्म का पाकिस्तान बनाने के लिए क्या इकदाम उठाने का इरादा रखते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप हमें हमारी पास्ट परफॉर्मेंस को देख लें। पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में आई है, पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के किसान को, मजदूर को, तालिब इल्म को, आम आदमी को, गरीब औरत को, कमजोर तबकात को, इस मुल्क की माइनॉरिटीज को तहफ़्फ़ुज़ दिया ठीक है। है। इस मुल्क के रिकॉर्ड प्रोडक्शंस की हैं, इस मुल्क की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की हैं। इस मुल्क के अंदर लोड शेडिंग के खात्मे का बुनियाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने की है। हमने बिल्कुल। इस मुल्क को एक आईनी स्ट्रक्चर के तहत लाने की कोशिश की है। इसका मतलब ये नहीं है कि आइन बन गया तो सारी कौम एकदम आईनी हो गई। इसका ठीक है। मतलब ये नहीं है कि 18वीं तरमीम हो गई तो सब अच्छा हो गया। लेकिन हमने कोशिशें की है। ये हमारा माजी है। अगर हमारे माजी में हमने काम किए हैं, हमने मजदूरों को, हमने किसानों को तहफ़्फ़ुज़ दिए हैं, हमने पाकिस्तान का आलमी वक़ार बुलंद किया है, हमने पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी को बेहतर किया है, हमने पाकिस्तान की तिजारत को बेहतर किया है, तो फिर कौम हमसे ये तवक्को रखेगी कि हम आइंदा भी आएंगे तो ये कोशिश करेंगे। कायरा साहब, लेकिन अवाम तो वहीं की वहीं है। अब पहले आपने फरमाया कि जो है अवाम की हालत नहीं बदली। आपका नारा था रोटी कपड़ा और मकान का। आज सिंध के अंदरूनी सिंध हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। पंजाब के में भी आप पीपल्स पार्टी रही है हुकूमत में, पंजाब में क्या तब्दीली आई है सर? और फिर जो अब सिंध से निकल के केपी में गए हैं बिलावल साहब, फिर उन्होंने पंजाब का रुख भी करना है, तो अवाम का जो रद्द अमल है वो कैसा देख रहे हैं आपके? क्या ये नंबर गेम जो है ये पूरी हो पाएगी आपसे? मेरे अजीज, पहले तो ये बताइए कि पीपल्स पार्टी पंजाब में कब रही? कब रही?
सर फेडरल गवर्नमेंट हमारी आपकी साबका थी, हुकूमत फेडरल कब थी? गवर्नमेंट आपकी थी तो सर बड़े काम होते थे। गिलानी साहब जो है फेडरल वो कैंप ऑफिस का। गवर्नमेंट आपकी थी और जो हमारे साथ सूबों का ताल्लुक था उसको एक और बात करें ना यार, इस तरह ना करें, आप समझदार साथी। नहीं, फेडरल गवर्नमेंट हमारी थी, सूबा हमारे साथ तसादुम में खड़ा था, तसादुम में, ऐसा ही था ना। लेकिन जो है वो गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे सर, उस, उसमें कोई ना कोई तो उस प्रोजेक्ट सूरत जो है वो हाल मिलता। में हमने, मैं अगली बात में बताने लगा ना, जी जी। अगली बात में बताने लगूं, मैंने सिर्फ इतनी करेक्शन आपकी की है कि आपने ब्लैंकेट सवाल कर दिया, मैंने करेक्शन किया है कि सूबे में हमारी हुकूमत नहीं थी, ठीक है। उससे पहले भी नहीं थी, उससे पहले भी नहीं थी, उससे पहले भी नहीं, कई दफा हमारी हमारी तो हुकूमत हमेशा छीनी जाती रही, लेकिन इसके बावजूद हमने जो प्रोग्राम शुरू किए वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, तो वो सारे पाकिस्तान के लिए था। इस मुल्क के लोगों को रोजगार के लिए, मौके फराहम के लिए तो सारे मुल्क के लिए था। इस मुल्क के, पाकिस्तान के किसान को अगर हमने उसकी फसलों की कीमतें देके, 2008 में हमारी हुकूमत आई थी, पाकिस्तान गंदम, चीनी, चावल, गंदम, चीनी और ये सारी चीजें इंपोर्ट कर रहा था, ठीक है। और 2010 में हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। चलें सर, थैंक यू आपके वक्त का। मुझे 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 एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है कायद साहब, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को बड़ा रिलीफ जो है वो करार दिया जा रहा है कि जेल ट्रायल उनका कलअदम करार दे दिया गया और अब ओपन कोर्ट ट्रायल जो है वो सैफर साजिश केस का होगा। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानूनदान जदून साहब, उनसे हम बात करेंगे। जंगीर जदून साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम जी। सर बताइएगा कि ये जो तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है कि जो जेल ट्रायल है उसे कलअदम करार दिया जा रहा है, तो ओपन कोर्ट ट्रायल में और जेल ट्रायल में फ़र्क क्या होगा? नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा है कि जेल ट्रायल हो नहीं सकता। उन्होंने ये कहा है कि जो आपने देखें, जो इसको सेक्शन डील करती है वो 352 CRPC है कि उसके अंदर ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो ये भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर ट्रायल जज जो होता है, या मजिस्ट्रेट हो या जज भी हो, जो भी ट्रायल कर रहा है, ठीक। तो वो अगर समझे कि ये चीज़ें ऐसी हैं, नाजुक हैं या कोई रीजंस है, तो वो फिर एक रेफरेंस भेजता है रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट को। अगर किसी सूबे के अंदर कोर्ट है, अमूमन आपको बात देखा है चारों प्रोविंस के अंदर ही कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट उनको मॉनिटर करती हैं या उनके अंडर जुरिसडिक्शन में होती हैं। तो इस्लामाबाद की जो आदत है इसमें तक तो फेडरल गवर्नमेंट का सारा अख्तियार है, ICT जो कैपिटल टेरिटरी। तो इसमें तरीकाकार ये था कि जब ये ट्रायल शुरू होने से पहले जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं उन्होंने एक रेफरेंस भेजना था फेडरल गवर्नमेंट को कि ये वजूहत हैं, तो वो हाई कोर्ट के जरिए जिस तरह भेजते हैं, तो ये वजूहत हैं, इसलिए मैं ट्रायल जो है इनका जेल में करना चाहता हूँ, ये मेरे खदशात हैं, और ये इसलिए मैं सीक्रेट एक्ट का भी इसमें जिक्र करता है जी कि पब्लिक के परव्यू से इसको दूर रखना चाहता हूँ। तो उसके बाद वो फेडरल कैबिनेट से प्रॉपर मंजूरी लेती। तो इसमें ये प्रोसीजर जो है ये बहुत लेट अडॉप्ट किया गया है, जबकि ट्रायल जो है वो पहले शुरू कर दिया गया था। तो फिर उसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि आपने जो 15/11/2023 को नोटिफिकेशन किया है, ये रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि बैक डेट में अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है। तो लिहाजा पहले वाला जो जितना भी ट्रायल है वो उसको वाइड बेनिशो, यानी कि ट्रायल हुआ ही नहीं है, अभी ट्रायल जो है फिर दोबारा उनको शुरू करना पड़ेगा। तो ये ट्रायल दोबारा से फिर अगर गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर करती है, कैबिनेट ऑर्डर करती है दोबारा जेल ट्रायल का, तो फिर वहीं से शुरू होगा या ओपन कोर्ट ट्रायल शुरू हो जाएगा? नहीं, ट्रायल तो जेल में ही होगा ना, तो वो फिर रीजन लिखेंगे ना, हो सकता है उन रीजन को ये दोबारा चैलेंज कर दें कि जी ये वैलिड रीजन नहीं है जेल ट्रायल के लिए। ठीक। तो ये एक सिलसिला मेरे ख्याल में चलता रहेगा, अभी लग रहा है। ठीक ठीक। जदून साहब ये फरमाइएगा कि सैफर साजिश केस में पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद की थी, तो उसमें इन्होंने ये अपने फैसले में लिखा था कि इस जो दफात लगी गई हैं इससे सजाए मौत और उम्र कैद भी हो सकती है। तो आप ये फरमाएं कि ये केस क्या रुख इख्तियार कर सकता है, इसमें जो दफात हैं इसमें सज़ा कितनी है, और इसमें जो स्पेशली जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके अगर तनाजुर में देखें तो फिर क्या रुख होगा सर इस केस का? ये देखें, इसमें सज़ा 2 साल से शुरू होती है, इसमें 14 साल सज़ा भी है, लाइफ और डेथ सेंटेंस भी है। लेकिन देखना है कि आपने जो ऑफेंस किया है वो किस ज़ुमरे में आता है, उससे स्टेट की जो सॉवरेनिटी है या स्टेट की इंटीग्रिटी पे कितना असर पड़ा है, या उसके लिए स्टेट के जो इंटरेस्ट थे वो कितने नुकसान किए हैं आपने, कितने नुकसानदेह साबित हुआ है। तो ये केस प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि जो हमारी मुमलिकत पाकिस्तान है उसकी खुददारी पे या उसकी सोवरेनिटी पे, खुद मुख्तियारी पे कितना हरफ आया है, उसकी वजह से क्या बिगाड़ पैदा हुआ है। तो जब ये एक उसमें देखें स्पाइंग भी आती है, आपने जासूसी की है,
उसकी वजह से आपके किसी इंस्टॉलेशन को नुकसान हो गया है, आपके किसी फॉरेन रिलेशन की वजह से किसी बहुत बड़ा कोई पाकिस्तान का लॉस हो गया है, तो ये सारी चीज़ें उनको साबित करनी पड़ेगी, उसके बाद ही सजा देंगे। वैसे तो आप देखें ना, आप एक क्रिमिनल केस में एक बंदे को अगर जेल के अंदर सजा देना चाहते हैं तो आपको बिहाइंड रीजनेबल डाउट जो है वो केस आपका साबित करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन। चलें सर, मैं बात करना चाह रहा हूँ माजिद निज़ामी साहब से। निज़ामी साहब, कल एक खबर मलिका का बड़ा तहलका खेज इंटरव्यू सामने आया और उसमें जो है वो उन्होंने तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए और किस तरह रूहानी जो तल्लुक़ है वो इज़्दिवाजी तल्लुक़ में जो है कन्वर्ट हुआ। तो सवाल सर मेरा ये है कि बशमूल मेरे और आपके या मीडिया के किसी की ज़ाती ज़िंदगी में जो है वो इस तरह सवाल उठ सकते हैं सर? जी बहुत शुक्रिया। मेरी इस हवाले से खासी गैर मकबूल राय है और वो ये है कि ज़ाती ज़िंदगियों के हवाले से इस तरह के इंटरव्यूज़ या तफासिल नेशनल टीवी पे नहीं होनी चाहिए। हाँ, शादी और तलाक की हद तक या इस तरह के मामलात में तो ख़बर की हद तक ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन उसकी तफसील कब क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें नेशनल मीडिया के करने के काम नहीं हैं और ख़ुसूसन ऐसे सियासी माहौल में जिसमें तनाव और कशीदगी की कैफियत बहुत ज़्यादा है, तो उसमें तो इनको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर सियासत में इस पोलराइज्ड मुआशरे के अंदर मामलात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि अब ये चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, तो बतौर मुआशरा मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये काम सर उन्होंने शुरू किया था निज़ामी साहब, ये काम तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन ने खुद शुरू किया था, आपको याद है? जी, जिसने जब जो भी किया है वो गलत है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मुआशरे को चंद बुनियादी असूलों पे कायम रहना चाहिए। वो खा कोई तहरीक इंसाफ से करे या मुस्लिम लीग नून से करे। एक ज़माने में एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून की लड़ाई हुई थी, तो उन्होंने ही ऐसे वहाँ से भी अलकाबात और खताबात आए थे। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कुछ रेड लाइंस हैं जिनके ऊपर सियासतदानों को, सहाफ़ियों को और मुआशरे को मजमूई तौर पे एक स्टैंड लेना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि नेशनल मीडिया के ऊपर क्या क्या डिस्कस हो सकता है और क्या क्या डिस्कस नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल निज़ामी साहब, मैं लगौरी साहब की तरफ आना चाह रहा हूँ। नज़ीर लगौरी साहब से ये फरमाइएगा कि अवाम जिस शख्सियत को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करे, पार्टी हेड मुंतखब करे, कि तो अवाम का ये हक नहीं है कि जो उसके ज़ाती औसाफ हैं उनके मुतल्लिक उन्हें आगाही होनी चाहिए, उसके किरदार के मुतल्लिक, उनकी जो ज़ाती ज़िंदगी है उससे मुतल्लिक जो है अवाम का ये हक नहीं है कि वो उन्हें पता होना चाहिए? निज़ामी साहब ने कहा कि उनका मौक़िफ़ गैर मकबूल है। मैं भी इस मौक़िफ़ का हूँ, या निज़ामी साहब के मौक़िफ़ की तायीद नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है आपके किरदार में, तो फिर आपको कोई और काम कर लेना चाहिए जिससे आप समाज के एक मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शख्स के तौर पर सामने ना आए ना। आप एक आम आदमी की ज़िंदगी गुजारें, आपका कोई मसला नहीं है, आप गुजारें आम आदमी की तरह। आप एक शादी करते हैं, 2 शादी करते हैं, आप किसी मुतल्लका या किसी शादीशुदा खातून के घर में जाते हैं और उनके साथ अपने ताल्लुकात की बात करते हैं, तो फिर आम आदमी, अगर कोई आम आदमी ऐसा करता है तो आप उसे तो जुर्म करार देंगे कि जनाब एक किसी शख्स की खानगी ज़िंदगी में जाकर को मुदाखलत कर रहा है। अगर एक ऐसा शख्स जिसने तय कर रखा है कि उसने वज़ीर-ए-आज़म बनना है, उसने मुल्क का आला तरीन मनसब भी संभालना है, और अगर अपने किरदार के बारे में उसको ये ना हो, उस पर दस्तरस ना हो, अपने किरदार को इतना ठोस ना समझता हो, ना रख सकता हो। मैं आपको बताता हूँ, ये मैं कोई चंद साल पहले लंदन में था, तो वहाँ एक वजीर ने इस्तीफा दिया था काबीना से। उस वक्त जो है वो हुकूमत थी अटॉर्नी ब्लेयर की, तो उस हुकूमत से इस्तीफा दिया था और वजह ये बताई गई थी कि जनाब ये वजीर साहब अपने एक दोस्त को, लड़के को गाड़ी में बिछाकर पार्क में ले गए। अच्छा, तस्वीरें भी बनाई और वो तस्वीरें छपी अखबारों में। तो अगले दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा सरकारी गाड़ी जो है वो जाती एक दोस्त के लिए इस्तेमाल करना और उसको लेकर जाना और उसके साथ जो है पार्क में तस्वीरें बनाना, ये अखलाक से हट कर कुछ चीज है। तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया था। तो ये ऐसा नहीं है कि आप कहें कि जनाब आप ठीक है, आप जो भी किरदार है जाती मसला है आपका। नहीं भाई, अगर आप लीडर हैं तो आपका कोई जाती मसला नहीं है। आपको ऐसे ही ठीक कह रहे हैं सर। जदून साहब, किरदार साफ और शफाफ। जहांगीर जदून साहब के पास मैं जाना चाह रहा हूँ। जहांगीर जदून साहब, ये फरमाइएगा कि जैसे खबर मलिका ये कहा कि
14 नवंबर 2017 को जो है वो तलाक हुई और 1 जनवरी 2018 को जो है वो निकाह हो रहा है, शादी हो रही है। तो आपके इल्म में है कि ये केस कोर्ट में भी अंडर ट्रायल है, इद्दत के हवाले से सवाल जो है उठ रहा है वहाँ पे कोर्ट के अंदर भी। तो क्या असर पड़ सकता है सर? इतनी बड़ी गवाही जो है वो सामने आ गई है और इतनी बड़ी जो है वो बात उन्होंने कर दी है कि इद्दत के दौरान ही ये निकाह हो गया। हालांकि ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी और बिशप बीबी जो है वो इससे इनकार करते रहे हैं और इद्दत के मतलब जो भी सवाल हुआ उससे उन्होंने इनकार किया। तो जो केस चल रहा है उस पर क्या असर पड़ेगा सर? देखिए, मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा जब केस चला था तो टीवी में मुझसे सवाल इसके बारे में किया गया, तो मैंने इसका जवाब नहीं दिया। ये एक पर्सनल चीज़ है किसी की, उसमें निकाह कब की है अल्लाह ऊपर देख रहा है। अगर उसने कोई गुनाह किया तो उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो इससे मेरे ख्याल में पर्सनल मामलात जो है ना वो मीडिया पे डिस्कस करने, कुछ लोग सर कहते हैं कानून, करें, मैं कहते सिर्फ हैं। कानून की बात कर रहा हूँ सर, कानून, सिर्फ कानून और की बात। कानून देखे ना, वो तो केस चल रहा है, वो एक सब्जुडिस मैटर है, तो मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता कि निकाह ठीक हुआ है या गलत हुआ है। तो लेट देम डिसाइड, उन्होंने आगे जवाब भी देना है दुनिया के अंदर वैसे भी। इसमें सर सजा क्या हो सकती है? इसमें थोड़ा सा हमें आगाही दें पब्लिक को कि इस केस में सजा क्या हो सकती है। ये मेरे ख्याल में, अब मैं इससे मुझसे नहीं पूछे तो ठीक है इस क्वेश्चन के बारे में। चलें चलें हम थैंक ब्रेक यू। लेते हैं, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, दोबारा मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे सियासत पर और हमारे जो मौजूद मेहमान हैं उनसे हम पूछेंगे कि आखिर ये सियासी जो कशीदगी है वो बढ़ती जा रही है। कल के इत्तेहादी और आज के इतने मुखालफिन जो है वो एक दूसरे के पर तनकीद कर रहे हैं, तो इसका जो है ये रुख किस तरफ होगा, सियासत का किस तरफ जा सकती है। निज़ामी साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपने पहले भी अपनी राय दी और सिर्फ फरमाइएगा कि एक तरफ तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी परेशान है, तनकीद पे तनकीद किए जा रहे हैं नवाज शरीफ पर और नवाज शरीफ जवाब नहीं दे रहे, तो ये सियासत जो है वो किस तरफ जा रही है? होना तो ये चाहिए था कि अपना अपना बयानिया पेश करें अवाम में और अवाम में जाएं। जी, चूंकि हम एक तरक्की पजीर ममालिक की फहरिस्त में से एक मुल्क हैं, तो इसलिए यहाँ पर सियासी कल्चर उतना मजबूत नहीं है। इसलिए हुकूमत के इत्तेहादी इलेक्शन के दिनों में एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने अपनी अपनी जमात के कारकुनान को, अवाम को अपनी कारकर्दगी और बयानिए के हिसाब से जवाब देना होता है और वो आंसरेबल होते हैं। इसलिए इलेक्शंस के अंदर पीडीएम जमातों की एक सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि चूंकि वो 16 माह हुकूमत में रहे हैं और उसके अंदर उनकी परफॉर्मेंस कोई इतनी मिसाली नहीं थी, तो इसलिए अब उन जमातों के पास कारकर्दगी के नाम पर अवाम को बताने के लिए कोई खास फहरिस्त मौजूद नहीं है। इसलिए सियासी तनाव में इजाफा हो रहा है। दूसरी वजह यह है कि दोनों जमातें ये चाहती थी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, के उन्हें आइंदा आने वाली हुकूमत के अंदर एक मेजर चंक मिले, एक बड़ा हिस्सा मिले। अब वो कैसे मिले, इसके ऊपर दोनों अपनी अपनी कोशिशें कर रही थी और सरे दस्त अभी तक की सियासी सूरत हाल में ऐसे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के मुकाबले में मुक्तदरा और रियासत के इदारों से बेहतर कोऑर्डिनेशन में है और इस तासुर की वजह से शायद पीपल्स पार्टी को ये सियासी नुकसान पहुंच रहा है कि आइंदा आने वाली हुकूमत में उनका हिस्सा शायद उतना ना हो। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से निज़ामी साहब, जो हवाओं का रुख हम अगर देखें तो वो तो नून लीग की तरफ ही जा रहा है। तो आप समझते हैं कि नून लीग को वो मतलूबा जो सीटें हैं वो मिल पाएंगी और जो नंबर है वो पूरा कर पाएगी नून लीग? जी, इसके अंदर अभी काफी सारे सवालात मौजूद हैं। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ यकीनन रियासती मुश्किलात का शिकार है, लेकिन अभी ये डिसाइड होना है कि क्या उनका वोटर वाकई घर बैठा रहेगा, मायूस हो जाएगा, बदजन हो जाएगा, या वाकई वो इलेक्शन के दिन निकलेगा। क्या बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर मौजूद होगा या नहीं होगा। ये काफी सवालात हैं जिनके जवाबात आना अभी जरूरी हैं और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इस पे क्लैरिटी आएगी। लगारी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। लगारी साहब, सर ये फरमाइएगा कि नून लीग जो है वो अपने तौर पे सियासी इत्तेहाद किए जा रही है, पार्टियों को अपने साथ मिला रही है, लेकिन नवाज शरीफ की जो है वो फिजिकल अपीयरेंस नहीं है अवाम में। 21 अक्टूबर के बाद जो है वो अवाम में नहीं गए, तो इससे कोई फ़र्क पड़ सकता है नून लीग को कि अवाम में अभी तक नहीं गए? प्लान था कि आएंगे और छा जाएंगे और जलसे जुलूस होंगे और पब्लिक के पास जाया जाएगा, लेकिन सिर्फ जोड़ तोड़ हो रहा है, सियासी इत्तेहाद बनाए जा रहे हैं। एक तो ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब भी बाहर निकलेंगे और जहां जहां जाएंगे उनका इस्तकबाल भी होगा और उनकी इज्जत भी की जाएगी।
और देखें अजीब व गरीब सूरत हाल है कि वो इसलिए काबिल कबूल हो रहे हैं और ये समझा जा रहा है कि वोटर जो है उसको एतमाद होगा कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई में नहीं है, इसलिए वोटर वोट देने के लिए जाएगा। और दूसरी तरफ जो है जो लाडला, मेरा ख्याल ये अब भी मेरा ये ख्याल है कि वो मुसलसल लाड ले रहे हैं कि ये जो इनकी पॉपुलरिटी बनाने की एक मशीन थी वो अब कभी भी उस मशीन को बंद नहीं किया गया, उस मशीन को हमेशा जारी रखा गया है। और ये ताकि उनकी पॉपुलरिटी का ग्राफ जो है वो बढ़ता हुआ लगे, वो बढ़ रहा हो ना बढ़ रहा हो, लेकिन लगे ये कि जनाब हो लोग कमाल ही हो गया है। तो उससे पाकिस्तान के आगे के जो नतीजे होंगे इससे निकलेंगे। मुझे शदीद खदशात लाक हैं कि हमारे सियासी नक्शे में बहुत ही खराबी नजर आ रही है। वो इस वजह से नजर आ रही है कि लाडले से अभी भी जो भी है, जो रिलीफ मिलने का सिलसिला है वो भी जारी है, कोई मसला ऐसा नहीं है उनके लिए। और जितने शाहाना जिंदगी वो गुजार रहे हैं जेल के अंदर वो भी मौजूद है, और जितना ये अपने आप को छुपाते फिर रहे हैं ये एक और तकलीफ दे बात है। और जो जहां तक बिलावल की बात है कि वो तनकीद कर रहे हैं बरह रास्त मुस्लिम लीग नून पर, तो इसलिए वो अपना बयानिया ये रखना चाहते हैं कि जनाब मैं इनके साथ नहीं हूं, मैं उनसे जरा हट कर हूं और मेरा इस तरह से कोई सुलह नहीं है, मैं इस तरह से जाकर मैंने हाथ नहीं मिला लिया है। वो थोड़ा सा दोनों से एक फासले पर खड़े हुए हैं, पीटीआई से भी और यानी डबल गेम हो रही है सर। अवाम को कुछ दिखाया जा रहा है, फिर बाद में जो है अपनी मर्जी से कोई सियासी इत्तेहाद बन जाएगा। मैंने नहीं कहा है कि सियासी इत्तेहाद बनने जा रहा है, और उन्हें बहुत सोच समझ कर करना होगा। जो पार्टी, एक पार्टी ऐसी जो नहीं देख रही है पाकिस्तान के मुस्तकबिल को, पाकिस्तान के मसाइल को, वो पीटीआई है, अब भी नहीं देख रही है। वो अभी सियासी मेज पर आने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ एक जगह जाकर बात करना चाहती है जहां जिनके ऊपर अटैक किया था, जिन पर हमला किया था, उनसे जाकर बात करना चाहती है। वो सियासी फरीकाइन में से किसी के साथ बात करने का नहीं चाहती है। और ये जो मैं ना मानू वाली रट है, ये शेख मुजीबुर रहमान की थी और ये उसको पोस्ट करना चाहते हैं, लेकिन इनको शेख मुजीबुर रहमान जैसे नताइज नहीं मिलेंगे। ये अगरचे ये मंसूबा है, खुदा ना करे मेरे मुंह में खाक कि मुल्क को जुग्राफिया को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन पाकिस्तान का जुग्राफिया है, मजबूत जगहों पर है, मजबूत हाथों में है, उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन सियासत परागंदा हो जाएगी, सियासत खराब हो जाएगी। बिल्कुल सब ठीक कह रहे हैं आप। निजामी साहब, तहरीक इंसाफ को कहाँ खड़ा देख रहे हैं सर? जब तहरीक इंसाफ के पास दावा कर रहे हैं कि उनके जो 2-3 वकला हैं कि टिकटें तकसीम हो गई तो लाइन लग जाएगी, लोग टिकटों के लिए आएंगे, आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का वजूद जो है वो भी बरकरार है और वो सियासत में या इलेक्शन में अपना भरपूर जो है वो किरदार अदा करेगी? जी, तहरीक इंसाफ के हवाले से तंजीमी तौर पे उनकी मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। खसूसन पंजाब जो कि मेन बैटल ग्राउंड होगा इलेक्शन के अंदर, वहाँ पर ये चीज़ देखने में आ रही है कि ज़िलई बुनियादों पर ज़िलई दफातर, ज़िलई ओहदेदारों के खिलाफ भी क्रैकडाउन शुरू हो चुका है और रियासत की तरफ से इस चीज़ की हौसला शिकनी की जा रही है कि पीटीआई के जितने टिकट होल्डर्स हैं, पुराने नए जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या जिन्होंने पहले इलेक्शन लड़ा, उन्हें मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार किया जाए। तो इस वक्त तंजीमी तौर पर तो तहरीक इंसाफ पर खासा कड़ा वक्त है और अगर तो ये इलेक्शन तक सरवाइव कर जाते हैं तो हो सकता है इन्हें कोई शेयर मिल जाए, लेकिन इस वक्त से गुजरना तहरीक इंसाफ जैसी तंजीम के लिए खासा मुश्किल होगा और अगर वो इसको सरवाइव नहीं कर सकेंगे तो फिर मुस्लिम लीग नून को एक ओपन ग्राउंड मिल जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ को अपनी सरगर्मियों को मजीद महदूद करते हुए इलेक्शन तक किसी ना किसी तरीके से बच बचाव के पहुंच जाना चाहिए। तो अपना पंजाब में सर जो सूरत हाल है, नून लीग नो डाउट पंजाब में उनका वोट बैंक है, पीपल पार्टी कहाँ खड़ी है, इससे कम पाकिस्तान पार्टी कहाँ खड़ी है, तहरीक इंसाफ भी जो अपना शेयर लेगी, तो फिर तो ये सारा वोट बड़ा डिवाइड हो जाएगा। आईपीपी है, पीपल पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, नून लीग है, तो पंजाब ने ही फैसला करना है कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। जी, ये एक मुख्तलिफ सूरत हाल इसलिए है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हवाले से एक अहम पॉइंट ये है कि उनका कोई नजरियाती वोट नहीं है, कोई उनकी नजरियाती बुनियादें नहीं हैं, वो सिर्फ उसमें फिलहाल इलेक्टेबल्स को जमा किया जा रहा है जिनकी अपने शहरी इलाकों में, नीम शहरी इलाकों में, देहाती इलाकों में अपने धड़े हैं या बरादरियां हैं या इंतखाबी तारीख है। बिल्कुल ठीक है निजामी साहब, हमारा वक्त खत्म हो गया। निजामी साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का। नदीर लुगारी साहब आपका बड़ा बहुत शुक्रिया हमारे साथ देने का।
जहांगीर जदून साहब, आपका शुक्रिया हमारा साथ देने का। बात सिर्फ इतनी है नाजरीन के जो सियासी हमले किए जा रहे हैं वो मुल्क के लिए बेहतर हों, आवाम के लिए बेहतर हों। ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।